एपिसोड 4। आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। कहानी अब आगे। सारे बाराती द्वार पर आकर खड़े हो गए। सानिया और राजीव जी दूल्हे को दोनों तरफ से पकड़े मेन दरवाजे पर खड़े थे और विश्वनाथ जी के इशारे करने पर कलावती जल्दी से आरती की थाली लेकर दूल्हे की आरती करने लगी। अभी वो आरती कर ही रही थी कि तभी उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कि सहरे के अंदर जिसे अभी उसने देखा वो समीर तो नहीं था और वो झट से ये बात बोलने ही वाली थी कि तभी सानिया जी बोल पड़ी। अब तो हमारा बेटा बस जल्दी से जल्दी आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। क्यों समीर? सानिया जी ने जैसे ही उस सेहरे के पीछे खड़े दूल्हे को समीर बुला उससे मजाक करी तो कलावती अपनी बात को बोलने से पहले ही ये सोचकर चुप हो गई कि शायद उसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। और अगर वो ये बात बड़े भाई साहब को बताएगी तो उल्टा उसी को सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा कि वो चुप ही रह जाए। सानिया जी एक गहरी सांस लेते हुए राजीव की तरफ चोरी भरे निगाहों से देखती है जिस पर राजीव जी उसे अपनी पलक झपका थोड़ा तसल्ली देते हुए शांत रहने के लिए कहता है। फिर सभी बारातियों को दरवाजे के अंदर ले जाते हैं और दूल्हे को मंडप में ले जाकर बिठा देते हैं, पर सानिया जी दूल्हे से ज्यादा दूर नहीं बैठी थी, शायद इस डर की वजह से कि कहीं किसी को सच का पता ना चल जाए। सानिया जी को दूल्हे के इतने बगल में बैठे देख समाज की ही एक औरत बोल पड़ी। अरे बहन जी, अब तो आपके बेटे की शादी होने वाली है और आप है कि उसे मंडप में भी अकेले नहीं छोड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटे को मालती जैसी लड़की पसंद ही नहीं है और आप लोग जबरदस्ती उसकी शादी ऐसी लड़की से करवा रहे हैं? क्या कोई बात को छिपाने की कोशिश हो रही है क्या? जब समाज की औरत ने मालती के बारे में ऐसी बातें बोली तो अंकित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कुछ बोलने के लिए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी विश्वनाथ जी उसे धीरे से ये बोल रोक दिए कि इन माहौल में वो किसी से कुछ ना बोले क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी है और वो अपनी बेटी के शादी वाले दिन को खराब नहीं करना चाहते हैं। विश्वनाथ जी के कहने पर मन मारकर अंकित तो रुक गया, पर सानिया जी वहीं से बैठी बैठी ही मालती के तारीफ करते हुए बोली। बहन जी, कितनी अजीब बात है ना कि आज के जमाने में भी हमारे समाज में अभी तक रंग रूप को लेकर कितना भेदभाव हो रहा है। नहीं, आप खुद को ही देख लीजिए ना, आपने भी बाकियों के तरह ही हमारी मालती के चेहरे के फीके रंग को उसके अंदर के छिपे खूबसूरत और प्यारे मन से ज्यादा तवज्जो दी। क्या आपने मालती बेटा की अच्छाई को कभी भी नहीं देखी है? वो तो बचपन से ही आपके आंखों के सामने ही पली बड़ी है, लेकिन फिर भी आप उनकी अच्छाई को नहीं समझ पाए। पता नहीं हमारे समाज से ये रंग रूप को लेकर लड़कियों को जज करना कब खत्म होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप जैसी औरतें समाज में रहेंगी ये कभी संभव भी हो पाएगा। अरे जब एक औरत होकर आप एक लड़की की बुराई करने में लगी रहती है तो हम मर्दों से क्या ही उम्मीद रखेंगे। सानिया जी एकदम शान में मालती की साइड लेते हुए उस औरत को इतना कुछ सुना दी और एकदम ऊंचे आवाज में पंडित जी से बोली। पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। सानिया जी को इस तरह से एक सास होते हुए अपनी बहू का साथ देते देख विश्वनाथ जी एकदम खुश हो उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले। आज मैं बहुत खुश हूँ समधन जी, क्योंकि आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वहाँ ना सिर्फ दामाद जी उसका साथ देंगे बल्कि उसे एक ऐसी माँ भी मिलने वाली है जिसके प्यार के लिए वो एक बचपन से तरसी है। आपके मन में मालती बिटिया के लिए इतना प्यार और स्नेह देखकर मैं बहुत खुश हूँ समधन जी। प्लीज ये क्या कर रहे हैं आप समधी साहब? आप हमारे सामने इस तरह हाथ मत जोड़िए, हम आपसे उम्र में छोटे हैं और हम इस लायक भी नहीं है जो आप हमें इतना महान बना रहे हैं। सानिया जी इतना बात बोल अपने मन में एकदम दुखी आवाज में बोली। अरे हमने तो एक पिता के साथ ही धोखा कर दिया है, हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती है, पर अब सब कुछ बचाए रखने के लिए इससे बेहतर और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम दोनों घर वालों की और मालती की इज्जत बची रहे। शनिया जी को बहुत देर से चुप देख विश्वनाथ जी बोले। क्या हुआ समधन जी, आप ऐसे अचानक से बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं समधी साहब, बात क्या होगी? अब जल्दी से हमें भी हमारी बहू का दीदार करवा दीजिए, आज हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी बहू आखिर में कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी ये बात विश्वनाथ जी बोले ही थे कि तभी पंडित जी बोल पड़े। यजमान अब दुल्हन को मंडप में लाकर बिठाए। जैसे ही पंडित जी मालती को मंडप में लाने वाली बात कही वैसे ही प्रिया कुछ दूर सीढ़ियों पर खड़ी एकदम दमदार आवाज में बोली। आ गई दुल्हन पंडित जी।
प्रिया की आवाज सुनते ही सारे के सारे लोगों सहित घर वाले भी मालती के तरफ एक झटके में अपनी नजरें घुमा दी और सभी मालती को देखने लगे। सानिया जी मालती को देखते ही राजीव जी से बोली, आज कितनी प्यारी लग रही है ना राजीव जी हमारी बहू। सच में इसके आंखों में देखने से ही पता चल जाता है कि इसका दिल कितना साफ होगा। पूरे महफिल में सभी की नजरें मालती के तरफ ही थी। आखिर वो आज दुल्हन के लिवाज में जो थी, लेकिन दूल्हे का सर बस जब से मंडप में बैठा था झुका हुआ था। ना ही वो अपना सेहरा हटा मालती के तरफ देख रहा था और ना ही कोई और सुगबुगाहट कर रहा था। पर जैसे जैसे शादी की रस्में एक एक कर संपन्न हुए जा रही थी, वैसे वैसे सेहरे के पीछे दूल्हे की शेरवानी पहने बैठे राज। जी हाँ राज, दरअसल जब समीर सानिया जी को कहीं भी नहीं मिला तो वो लोग बहुत घबरा गए थे और इस घबराहट की वजह से वो जबरदस्ती राज को ये शादी करने के लिए मंडप तक ले आई। लेकिन सानिया जी ने राज को ये बोलकर मंडप में बिठाया था कि उसे ये शादी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ रस्में तक संभाल ले, तब तक वो समीर को ढूंढ लेगी। लेकिन अब राज को लगने लगा था कि शायद उसकी मॉम ने उसे झूठ बोल यहाँ बिठाया है। पर अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो भाई नहीं मिल रहा था, दूसरा उसकी होने वाली पत्नी के साथ इसकी शादी होने जा रही थी। ये सब सोच सोच उसके हाथ एकदम गुस्से से गर्म हुए जा रहे थे, पर वो इस वक्त अपने वजह से भरी महफिल में मॉम और पापा की बेइज्जती नहीं करा सकता था। बस ये सोच वो बैठा रहा। प्रिया प्यार से अपनी दोस्त मालती को मंडप में लाकर बिठा देती है और मालती भी अपनी नजरें झुकाई खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है अपने मन में। पर राज अभी भी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि जब इसे इस शादी का सच पता चलेगा तो क्या होगा। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं इस लड़की के साथ कभी भी नहीं रह सकता हूँ। बस एक बार किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ पर मुझे इसे टॉलरेट ना करना पड़े। हम मतलब कि मेरी शादी इस काली लड़की से हो रही है और मैं इतना मजबूर हूँ कि कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज भाई आप कहाँ चले गए, आज आपने अपने छोटे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। राज अपने मन में इतनी तरह की बातें सोच रहा था कि पंडित जी उसे कब से अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोले जा रहे थे, उसे सुनाई ही नहीं दिया। जिसे देख मालती थोड़ा हैरानी से अपनी तिरछी नजरें करते हुए सेहरे को देखे जा रही थी और धीरे से बोली, समीर जी पंडित जी आपको अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बढ़ाए हाथ आगे। मालती ने जब ये बात राज से कही तब भी वो अपने ही बातों में खोया हुआ सा था। तभी सानिया जी ने बात को संभालते हुए जल्दी से राज के पास आ उसे हल्के से हिलाते हुए और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे समीर बेटा तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, पंडित जी हाथ बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो चलो जल्दी से हाथ आगे करो। जब सानिया जी ने राज को हल्का सा टच किया तब अचानक से राज वापस अपने ख्यालों से बाहर निकला और ना चाहते हुए भी अपने हाथ को आगे कर दिया, जिस पर पंडित जी ने मालती का हाथ रखवा दिए। ये सब राज और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन शनिया जी उसे अपनी कसम दे चुकी थी, इसी वजह से वो सब कर रहा था। जल्दी ही शादी की सारी विधि पूरी हो गई और राज ने मालती के गले में मंगलसूत्र पहनाने के साथ साथ उसके मांग में सिंदूर भी भर दी। मालती खुश थी अपनी जीवन में समीर जैसा जीवन साथी पाकर, पर राज दुखी था इन बेबस और लाचार हो बेमन से लिए गए अग्निफेरों से। मालती अपने मन में 7 वचनों को पूरे मन से निभाने की कसम खाती है, लेकिन इसके विपरीत ही राज मन ही मन इन लिए गए 7 फेरों को बस एक रिवाज मान ले रहा था, लेकिन उसे निभाने का कोई इरादा नहीं था उसका। शादी संपन्न होने के बाद पंडित जी के कहने पर दूल्हा दुल्हन सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तभी विश्वनाथ जी बोलते हैं, अरे समीर बेटा अब तो आप ये अपने चेहरे पर से सेहरा हटा लीजिए, शादी संपन्न हो चुकी है। विश्वनाथ जी ये बोल जैसे ही राज के चेहरे पर से सेहरा हटाने वाले होते हैं, तभी झट से घबराती हुई आवाज में सानिया जी बोल पड़ती है, नहीं नहीं समधी साहब। सानिया की बात सुनते ही वहां पर मौजूद मालती के घर वाले थोड़ा हैरान से हो गए। तभी राजीव जी बात को संभालते हुए बोले, देखिए आप सभी इतना मत परेशान होइए, दरअसल सानिया जी ने समीर के चेहरे पर से सेहरा को इसीलिए हटाने से मना किया क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब तक शादी वाले नए जोड़े हमारे गांव के पुरानी दुर्गा माता का आशीर्वाद नहीं ले लेते हैं, तब तक दूल्हे का चेहरा उसके ससुराल वाले नहीं देख सकते हैं। जैसे तैसे एक एक शब्द जोड़कर राजीव जी हकलाते हुए एक कहानी सबको सुना दी। उनकी कहानी सुन कलावती से रहा नहीं गया और इसीलिए वो थोड़ा आश्चर्य होकर पूछते हुए बोली, अरे राजीव जी आपके घर का ये कौन सा नया रिवाज निकल गया, आज से पहले तो मैंने ऐसा कोई भी रीति रिवाज के बारे में नहीं सुना था, कहीं कोई बात को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं समधी जी।
कलावती अपने ताने भरी आवाज में राजीव जी पर तंज कसते हुए बोली, जिसे सुन विश्वनाथ जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूरने लगते हैं, जिस पर राजीव जी झट से बोल पड़ते हैं। जी छोटी समधन जी, आप बात बिल्कुल सही बोल रही है, पर मेरे खानदान में ये रस्म काफी वर्षों से चला आ रहा है, तो हमें भी उन्हें निभानी तो होगी ना। हाँ हाँ समधी जी, आप प्लीज हमें शर्मिंदा ना करें इस तरह से हाथ जोड़कर। अमरनाथ अपनी पत्नी को जरा समझाओ कि हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ जी ने राजीव जी की बात मान राज का सेहरा नहीं हटाया और सभी परिवार वाले मिलकर बिना देखे ही दूल्हे को अपनी बेटी की विदाई कर दी। असम, माजुली जिला, राजीव के बचपन का गांव था, जहां पर से वो अपने माता पिता के साथ शहर चले गए थे और वहीं पर अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाने की वजह से वो कभी लौटकर गांव नहीं आ पाए थे। इसीलिए आज जब वो सिंगापुर से इंडिया आए तो लगे हाथ अपने बचपन के गांव भी जाने की इच्छा जता दिए। प्लीज पापा, मैं आप सबकी बातें और टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको अपने गांव जाना है तो शौक से जाइए, पर मुझसे अब उम्मीद मत करिएगा कि मैं भी आप लोगों के साथ उस गरीबी में रहने जाऊंगा। आप दोनों ने मिलकर पहले ही मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। राज अपने मम्मी पापा से चलते गाड़ी में इस तरह से बात कर रहा था, ये देख मालती मन ही मन बोली, आखिर में समीर जी अपने मम्मी पापा से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, और ये अभी तक अपने सेहरे को क्यों नहीं हटाए हैं। पापा ने तो रस्म में बताया था कि मेरे मायके वाले इन्हें नहीं देख सकते हैं मंदिर जाने से पहले, पर मैं तो देख ही सकती हूँ ना। पता नहीं, अब तो पापा जी के गांव जाने के बाद ही इनसे बात कर पाऊंगी, अभी तो ये बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं, मौका देखकर बाद में बात करते हैं। बरेली होटल, लगभग 4 घंटे ट्रेवल के बाद राजीव जी सभी के साथ उस होटल में पहुंचे जहां पर वे सभी सिंगापुर से आने के बाद रुके हुए थे। होटल के बाहर गाड़ी जैसे ही रुकी, राज एकदम तनतनाते हुए गाड़ी से निकल अपने होटल वाले कमरे की ओर चला जाता है। वो पलटकर मालती के तरफ देखता तक नहीं है, उसे कुछ पूछना तो दूर की बात थी, ये सब मालती को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो अभी नई नई थी, इसी वजह से उसे सानिया या फिर राजीव जी से कुछ पूछने में बन ही नहीं रहा था। लेकिन उसके चुप रहने के बावजूद भी सानिया राजीव जी से धीरे से कहती है, राजीव जी, हमने मालती बेटी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं ना कर दिया है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमने समीर की जगह राज को दूल्हा बना तो दिया है, पर अब ये बात हम मालती से कैसे बताएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, ऊपर से राज के जिंदगी का भी इतना बड़ा फैसला हमने उसके मर्जी के बिना ही लिया है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। सानिया जी काफी घबराई हुई थी, इन दोनों के जिंदगी में आने वाले तूफान के बारे में सोचकर, तभी राजीव जी उनके कंधे पर अपना तसल्ली भरे हाथ रखते हुए बोले, इस वक्त आपको ही मजबूत बनना होगा, श्रीमती जी। अगर आप ही इतना घबरा जाएंगी तो फिर हम मालती बेटी को कैसे ये सच्चाई बता पाएंगे और सब संभाल पाएंगे। फिलहाल अभी आप गाड़ी से निकलकर मालती को होटल के अंदर ले चलिए, मैं उसका सामान लेकर आता हूँ। इतना बात राजीव सानिया जी से बड़े ही धीरे से बोले ताकि आगे बैठी मालती को ये सब सुनाई ना दे। उनके कहने पर सानिया भी अपने चेहरे की डर को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है और मालती से कहती है, मालती बेटा, गाड़ी से बाहर निकल जाओ, हमारा होटल आ गया है। सानिया के कहने पर मालती अपने सर के चुंदरी को संभालकर माथे पर रखते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अपना सर झुकाए सानिया के साथ होटल के अंदर चली जाती है। सानिया मालती को होटल के रूम नंबर 44 में जाकर आराम करने के लिए कहती है, उनके कहने पर मालती भी कमरे के अंदर चली जाती है। मालती के अंदर जाने के बाद सानिया जी वहीं बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना करते हुए खुद में धीरे से बोली, प्लीज भगवान जी, आप मालती को सच बर्दाश्त करने की हिम्मत दीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पर मैं भी क्या करती, और कोई भी रास्ता नहीं था मेरे पास अपने और मालती की इज्जत बचाने का। सानिया मालती को होटल के कमरे नंबर 44 में भेज तो देती है, पर आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान भी हो रही होती है। इधर जब मालती कमरे के अंदर पहुंचती है तो कमरे में पूरा अंधेरा हुआ रहता है और बेड पर एक इंसान बैठे हुए उसे हल्के हल्के दिखाई दे रहा था। जब मालती ने कमरे में उस इंसान को बैठे देखा तो वो खुद में मन ही मन बोली, लगता है इस कमरे में समीर जी ठहरे हुए हैं, इसीलिए माँ ने मुझे इस कमरे में भेजा है। अच्छा ही हुआ कि पापा के गांव जाने से पहले मुझे समीर जी से बात करने के लिए कुछ टाइम अकेला मिल गया। वैसे भी आज सुबह से ना तो इनसे एक भी बार बात हो पाई है और ना ही ये समझ में आ रही है मेरी कि ये इतने गुस्से में किस वजह से है। अभी जाकर इनसे बात करती हूँ।
मालती इतना सोच जल्दी से अपने कदम को तेजी में बेड की तरफ बढ़ाते हुए पीछे से बोली, समीर जी अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए, वैसे भी मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी थी। उस अंधेरे में जैसे ही बेड पर बैठे राज के कानों में मालती की आवाज गई, वो झट से बेड पर से खड़ा हो गया और अपनी इतनी देर का सारा गुस्सा जो इतने समय से वो किसी तरह खुद में कंट्रोल किए हुए था, मालती की आवाज सुनते ही वो बौखला गया और एकदम गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की। जब राज ने मालती से इस तरह की बात कही तो मालती के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए और वो थोड़ा लड़खड़ा कर बोली, एक मिनट, आप कौन है इस कमरे में, तो समीर जी को होना चाहिए ना, पर आपकी आवाज तो। मालती बहुत ज्यादा घबरा गई थी, समीर के जगह पर किसी और मर्द की आवाज सुन। लेकिन तभी राज तेजी में लाइट के तरफ जाते हुए बल्ब का स्विच ऑन करते हुए बोला, क्योंकि मैं समीर नहीं राज हूँ। राज आप इस कमरे में, आपने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था, भला इस तरह का मजाक कोई करता है, बताइए मैं अभी कितनी ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा पता नहीं मैं किस कमरे में आ गई हूँ। खैर आप रिश्ते में मेरे देवर है, इसीलिए आपका मजाक करने का पूरा हक बनता है। मालती बड़े ही शालीनता और मुस्कुराते हुए ये बात राज से कही, लेकिन तभी वहां पर सानिया जी आ जाती है और पीछे से एकदम गंभीर हो कह पड़ती है, ये तुम्हारा देवर नहीं मालती बल्कि पति है। मालती अभी अपने घबराए हुए धड़कन को शांत करी ही थी ये सोचकर कि राज ने उससे मजाक किया, कि तभी सानिया जी की बातों ने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो एकदम से लड़खड़ाकर बेड पर गिर बैठ जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और जल्दी से सानिया जी के पास जाते हुए कहने लगती है, क्या माँ आप भी, मतलब अब आप भी राज के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। हाँ एक बार राज ने मुझे जरूर डरा दिया, पर इस बार मैं कोई बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। आप सभी मिलकर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और आप सबके इस प्लान में समीर जी भी शामिल है, तभी तो वो मुझसे अभी तक बात नहीं किए हैं। मालती जैसी खुद सीधी थी वो सभी को भी उतनी ही सीधा समझती थी, पर उसके साथ जो हुआ था ये बात तो उसे पता ही नहीं थी और ना ही वो सानिया जी की बात को सच मान रही थी। लेकिन मालती के चेहरे को देख राज का गुस्सा उतना ज्यादा और बढ़ते जा रहा था और अब उसकी मजाक वाली बात सुन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मालती के दोनों बाहों को अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरी जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो गई है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। हाँ सीरियसली, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमसे मजाक करना तो दूर, तुम्हारे साथ खड़े होने तक में मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है और मेरी फूटी किस्मत तो देखो। जिस लड़की को मैं अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता था आज वो सच में मेरी बीवी बन मेरे सामने खड़ी है। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। राज अपना सारा गुस्सा मालती पर निकाले जा रहा था और मालती जो अभी तक कुछ जान भी नहीं सकी थी, बस इसी बात को बार बार दोहराए जा रही थी कि आखिर उसने किया क्या है और वो सब क्या बोले जा रहे हैं। राज इतना गुस्से में था कि उसने मालती के बाहों को इतने जोर से दबा दिया जिस वजह से मालती को दर्द होने लगा और वो बार बार बोल रही थी, प्लीज राज, आप मुझे हट कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़िए मेरे बाहों को प्लीज। अच्छा तो बढ़िया ही है ना, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है कम से कम उसका कुछ तो तुम्हें भी होना चाहिए। राज झट से मालती को बोल पड़ता है, पर मालती उसकी बातों को समझ सके उस स्थिति में नहीं थी। तभी पीछे से एकाएक कोई राज का हाथ पकड़ उसे खींच मालती से अलग करता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देता है। जैसे ही राज को थप्पड़ पड़ती है वहां एकदम सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बरेली शहर, ठाकुर हवेली। मालती के विदा होने के बाद सभी मेहमान लोग अपने अपने जाने की तैयारी करने लगे थे, एकाएक ही पूरा का पूरा घर खाली सा लगने लगा था। विश्वनाथ जी भी जब से मालती गई थी अपने कमरे में लगे एक बड़े से कुर्सी पर बैठे बस मालती के बचपन वाली तस्वीरों को देख देख रोए जा रहे थे और खुद में बोल रहे थे, कितनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी बेटी, कल तक हम अपनी बेटी को अपने गोद में खिलाते थे और आज आज वो इस घर को छोड़ चली गई, पता नहीं मैं अपनी मालती के बगैर कैसे जी पाऊंगा, मेरी बच्ची। ये सब बातें वो मालती के तस्वीरों से कर रहे थे, पर दरवाजे पर खड़े अंकित जो अपने पापा के लिए खाना लेकर आया हुआ था उनकी बातों को सुन वहीं रुक गया और अपनी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं समझता हूँ पापा कि उस वक्त आपके मन की स्थिति क्या होगी। जिस तरह आप अपनी बेटी के बिना तड़प रहे हैं, शायद मैं भी अपनी छुटकी के लिए उतना ही तड़प रहा हूँ।
पर ये तो नियति ही है कि लड़की को एक दिन विदा होकर किसी दूसरे के घर जाना ही होता है, और हम सब भी धीरे धीरे इस बात को समझ जाएंगे कि अब मालती इस घर में नहीं है। पर तब तक मुझे आपको संभालना होगा, क्योंकि आप अपने अंदर छिपे दर्द को तो किसी से बताएंगे नहीं। इतना बात खुद में बोल अंकित दरवाजे के पल्ले को खटखटाते हुए बोला। क्या मैं अंदर आ जाऊं पापा? अंकित की आवाज सुन विश्वनाथ जी जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को छिपाते हुए पोंछ मुस्कुराकर बोले। हाँ अंकित बेटा आ जाओ। कोई काम था बेटा क्या? पापा वो मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, मुझे पता है जब से छुटकी गई है, आपने खाना नहीं खाया है ना? अंकित की बात सुनकर विश्वनाथ जी बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे अभी भूख ही नहीं लगी है। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप खाना टेबल पर रख दीजिए, मैं कुछ देर बाद खा लूंगा। बरेली होटल। राज ने जब देखा कि उसे इतनी जोरदार थप्पड़ उसके पापा ने मारी है तो वो एकदम गुस्से से उनके तरफ देखने लगा। तभी राजीव जी उसे उंगली दिखाते हुए कहते हैं, खबरदार कि आइंदा मालती बेटी के साथ इस तरह की हरकत करी तो। इस बार तो सिर्फ हाथ ही उठाया है, पर अगली बार मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा, समझे मिस्टर राज खुराना? राजीव खुद के बेटे को एक लड़की के साथ इतनी बुरे तरीके से बर्ताव करते देख बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उनका हाथ उठ गया। लेकिन राज इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट था कि आज पहली बार उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया, इसीलिए वो एकदम चिल्लाते हुए बोला। एक तो आपने और मॉम ने मिलकर मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया, और अब ऊपर से आपने आज पहली बार मुझ पर हाथ भी उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। आपने ये अच्छा नहीं किया पापा, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ वापस सिंगापुर। आपको रहना है तो रहिए यहाँ पर। राज इतना बोल गुस्से में सीधे कमरे से निकल बाहर चला गया। राज को इस तरह गुस्से में जाते देख सानिया जी उसे रोकने के लिए उसके पीछे कमरे के दरवाजे तक दौड़ती हुई अभी गई ही थी कि तभी मालती जोर से चिल्ला पड़ती है। माँ, माँ जल्दी से यहाँ आइए, देखिए पापा जी को क्या हो गया। पापा, पापा आपको क्या हो रहा है? मालती जोर जोर चिल्लाए पूछे जा रही थी राजीव जी से, और उसे किसी तरह गिरने से संभाली खड़ी थी। उसकी आवाज सुनते ही सानिया भी दरवाजे पर से ही दौड़ पड़ी और जाकर सीधे एक तरफ से राजीव को संभाल मालती से बहुत घबराई हुई सी आवाज में बोली। मालती, मालती बेटा पहले इन्हें जल्दी से बेड पर लिटाने में मेरी हेल्प करो, लगता है इन्हें हार्ट अटैक आया है, मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सानिया ये सब बोलते बोलते राजीव जी को किसी तरह से बेड पर लिटा देती है और हड़बड़ाते हुए डॉक्टर को कॉल लगाने लगती है। पर शायद उस वक्त डॉक्टर देश से बाहर रहने की वजह से उसका कॉल नहीं लग पा रहा था, इसीलिए सानिया जी से अब और हिम्मत धर नहीं रहा गया, और वो डर की वजह से रोने लगी कि कहीं राजीव जी को कुछ हो ना जाए। और बार बार राज को कॉल लगाने लगी, पर राज होटल से बहुत गुस्से में निकला था, तो इसी वजह से वो बार बार अपनी मॉम का कॉल कट कर देता था। राज के इस तरह से फोन कट कर देने की वजह से सानिया जी बिल्कुल हार मान रोती हुई बेड पर बैठ जाती है। बरेली शहर शराब का ठेका। राज गुस्से में घर से निकला था, इसी वजह से उसका दिमाग इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और वो सीधे शराब के ठेका पर जा पहुंचा और वहां पर एक छोटे से लड़के को हुक्म देने के अंदाज में बोला। ओए छोटे, जल्दी से मेरे लिए एक देशी ला। राज एकदम गुस्से में अकेले कुर्सी पर बैठे हुए राजीव द्वारा मारे गए थप्पड़ को सोच रहा था, और उस बात को सोच सोच उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से की वजह से वो वहीं ठेके पर काम कर रहे एक 17 साल के लड़के को गाली देते हुए बोला। ओए, मैंने तुझे कब से कहा है ना कि मेरे लिए एक बोतल ला, पर तू अभी तक बोतल लेकर नहीं आया है, तेरी औकात मैं अभी बताता हूँ तुझे, रुक तू। राज अपनी सारी की सारी भड़ास उस लड़के पर निकालने लगा, लेकिन तभी वो लड़का एक बोतल उसकी टेबल पर लाकर रखते हुए बोला। माफ कर दीजिए भैया, वो मुझे सबकी बात सुननी पड़ती है ना। ये लीजिए आपकी शराब की बोतल। वो लड़का बहुत ही मासूम आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर राज एकदम शांत होते हुए बोला। सॉरी दोस्त, गलती तो मेरी है कि मैंने अपना गुस्सा तुझ पर निकाल दिया, लेकिन फिर भी तुम इतने तमीज से मुझसे बात कर रहे हो। कोई बात नहीं भैया, आपको देखकर लगता है कि आप कुछ ज्यादा परेशान हैं, आपके बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। वो लड़का ये बोल उस टेबल के पास से दूसरे लोगों का ऑर्डर लेने चला जाता है, और राज वापस से कुर्सी पर बैठ शराब की बोतल से शराब ग्लास में निकालने लगता है। होटल। सानिया जी को इस कदर डरे और घबराए हुए देख मालती इस वक्त अपने साथ हुए धोखे और दुख को भुला सिर्फ उन्हें और राजीव जी को बचाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कुछ याद आया, और वो जल्दी से सानिया जी के पास आते हुए हड़बड़ाते हुए अंदाज में कहती है। माँ आप इस तरह घबराए मत।
पापा जी को कुछ भी नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से मुझे बस एक ग्लास में हल्का बॉयल किया हुआ सेब का सिरका ला दीजिए और तब तक मैं जल्दी से फ्रिज से पानी का टुकड़ा ले आती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि फ्रिज कहाँ पर है। मालती ये सब कुछ जल्दी जल्दी बोले जा रही थी। उसकी बातों को सुन निराश भरी आंखों में एक उम्मीद दिखी सानिया जी को और वो झट से अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोल पड़ी। मैं अभी मालती तुम्हें सेब के सिरके देती हूँ और तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फ्रिज भी दिखा देती हूँ। सानिया इतना बोल जल्दी से दौड़ते हुए किचन के तरफ चल पड़ती है और उसके पीछे पीछे मालती भी। इधर राज अपने हाथों में शराब का बोतल लिए और थोड़ी शराब पिए उस ठेके पर से निकल गया और इन कुछ दिनों में उसके साथ हुए उन सारी बातों को याद करते करते वो आगे सड़क पर बढ़े जा रहा था। उसका दिमाग इस वक्त सामने से आती जाती गाड़ियों पर नहीं था, बस चल रहा था। वो अभी चलकर कुछ दूर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों के हल्ला करने की आवाज सुन वो अपने यादों की दुनिया से निकल उस भीड़ की तरफ बढ़ गया और खुद में बोला, ये लोग इस तरह से भीड़ लगाकर क्यों हल्ला कर रहे हैं? लगता है किसी को कुछ हुआ है, जाकर देखूं तो। ये कहते हुए राज उन भीड़ के पीछे पहुंच जाता है और उनमें से एक लेडीज से सवाल करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम है क्या? राज के बातों को सुन वो लेडीज उस भीड़ में से निकलते हुए उसे बताती है, पता नहीं एक आदमी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गई है, शायद सब उसी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है और लगता है अभी उसे आने में कुछ और टाइम लग जाएगी क्योंकि रास्ते में काफी जाम है। राज ने जब एक्सीडेंट की बात सुनी वो उस आदमी के पास जाने लगा और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा उसका चेहरा देखते ही उसके चेहरे की सारी हवाइयां उड़ गई और उसके हाथ से शराब की बोतल छूट नीचे जमीन पर गिर गई। इधर होटल के कमरे में मालती अपने कोशिश को बरकरार रखते हुए जल्दी जल्दी उस ठंडे पानी के क्यूब से राजीव जी के सीने पर मसाज करने लगी और किसी तरह से सानिया जी को वो सेब के सिरके को पापा जी को पिलाने बोली। सानिया जी भी बिल्कुल मालती की कही गई बातों को करने लगी और बहुत मुश्किल से राजीव जी को सेब का सिरका पिलाने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे कुछ वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे करके राजीव जी के हालत में कई हद तक तो सुधार जरूर आ रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट तक मालती बिना रुके लगातार राजीव जी के सीने पर मसाज करती रही, तब जाकर राजीव जी की छटपटाहट कम हुई और वो एक राहत भरी सांस लेते हुए अपनी मुंह से धीरे आवाज में कहते हैं, मालती बेटा अब मेरे सीने में दर्द नहीं हो रही है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। राजीव जी के मुंह से आवाज सुनकर सानिया झट से मालती को जाकर एकदम से अपने गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, आज इनकी जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से ही बच पाई है मेरी बच्ची, वरना मैंने तो हिम्मत हार ही दी थी कि शायद अब कुछ हो पाएगा पर तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ ने आज इनकी जान को जाने से बचा लिया। अब तो मुझे खुद में घिन आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी बच्ची की जिंदगी को सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के खातिर बर्बाद कर दी, शायद इसी बात की सजा भगवान जी ने मुझे दी है इनके साथ ये सब कुछ करके। सानिया ये सब रोते हुए मालती को गले लगाकर बोल रही थी और मालती बस एक मिट्टी का पुतला बने उनके गले से लगे उनकी बातों को सुने जा रही थी। तब अचानक उनसे अलग होते हुए बोलती है, पर माँ क्या आपके इस तरह मुझसे माफी मांग लेने से मेरी जिंदगी के साथ जो खेल हुआ है वो वापस से ठीक हो जाएगा? क्या मेरी जिंदगी में वापस समीर जी आ जाएंगे? क्या मैं इतनी बुरी थी जो उन्होंने मुझे बीच मंडप में छोड़ इस शादी से पीछे हट गए? अगर उन्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो फिर उन्होंने मुझे हाँ ही क्यों कहा? क्या कोई दबाव था उन पर? मालती की बातों का कोई भी जवाब नहीं था सानिया जी के पास, बस वो उसकी बात सुन अपने आप को कोसती ही रह जाती है। ठाकुर हवेली। अंकित अपने पापा के तरफ रोटी का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैं आपको छुटकी के तरह तो नहीं खिला सकता हूँ, जिस तरह से वो हम सब का ध्यान रखती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि वो हमारी बहन नहीं बल्कि माँ हो। पर हाँ पापा, मैं आपको छुटकी को याद करके भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि छुटकी से मैंने वादा किया है कि उसके पीछे मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, तो आप छुटकी के खातिर ही खाना खा लीजिए। अंकित के पूरा बात कहने के बाद विश्वनाथ जी मुस्कुराते हुए अपने मुंह खोल देते हैं और रोटी का निवाला खाते हुए कहते हैं, सच में हमारी बिटिया रानी अकेली ही पूरे घर को संभाले हुए थी, हमें आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारी इतनी ख्याल रखती है, पर आज जब वो अपने ससुराल चली गई है तब उनके हर काम याद आ रही है। हॉस्पिटल। खून में लथपथ राज के वाइट शर्ट जो अब खून से पूरे लाल हो चुके थे।
वो रोते हुए जोर जोर से डॉक्टर को आवाज दिए हॉस्पिटल में इधर से उधर दौड़े जा रहा था। राज के इस तरह से हॉस्पिटल में हल्ला करने की वजह से एक डॉक्टर जल्दी से उसके पास आते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर, ये हॉस्पिटल है ना कि आपका घर। इसीलिए यहाँ पर आप इस तरह से चिल्ला नहीं सकते हैं। यहाँ पर कई हार्ट के भी पेशेंट हैं जिन्हें परेशानी हो सकती है। डॉक्टर के इस तरह से रूडली ये सब बातें बोलने पर राज बिना कुछ सोचे समझे उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ गुस्से से कहता है, ये प्रवचन बाद में दे दीजिएगा मुझे, इस वक्त मेरे भाई की जान दांव पर लगी हुई है, इसीलिए आपको जो भी करना है वो कीजिए, पर किसी भी हालत मेरे भाई को बचाइए, वरना अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, समझें। प्लीज वार्ड बॉय, इन्हें पकड़ो। डॉक्टर राज की हरकत देख गुस्से से बोला, जिसके बाद दो वार्ड बॉय वहां पर दौड़ता हुआ आ जाता है और राज को दोनों तरफ से पकड़ लेता है, पर राज के सर पर इस वक्त खून सवार था, इसीलिए वो बोले जा रहा था, सुनो डॉक्टर, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो, पर इस वक्त मेरे भाई को दवाई की और ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, इसीलिए प्लीज उसे ठीक कर दो। मैं तुमसे अपने भाई के जीवन की भीख मांगता हूँ। डॉक्टर ने जब राज को इस तरह से अपने भाई के लिए तड़पते हुए देखा तो वो एक पल शांत होकर फिर गंभीर आवाज में उन दोनों वार्ड बॉय से बोला, इसे छोड़ दो और जाकर जल्दी से इनके भाई को ऑपरेशन थिएटर में सेट करो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर ने जैसे ही ये बातें कही, राज की आंखें खुली की खुली रह गई और वो थोड़ा राहत भरी सांस लेते हुए डॉक्टर से थैंक्स कहता हुआ अपने भाई के ऑपरेशन होने का वेट करने लगता है। इधर होटल में मालती राजीव जी को ठीक कर उस कमरे से निकल जाती है और बाहर होटल के एक तरफ जहां पर पूरा एकांत माहौल होता है उस तरफ चली जाती है। जब सानिया जी मालती को बिना कुछ बोले कमरे से निकलते देखती है तो वो पहले तो खुद में सोचती है, ये मालती इस तरह बिना कुछ बताए कहाँ जा रही है। जो हादसा इसके साथ हुआ है कहीं उस वजह से ये खुद को कुछ नहीं नहीं, मैं अभी उसे इस हालत में अकेली तो नहीं छोड़ सकती हूँ, वैसे भी उसके जिंदगी के साथ तो मेरी वजह से ही खिलवाड़ हुआ है, ना मैं समीर के लिए उसे पसंद करती और ना ही उसके साथ ये सब कुछ हो जाता। मालती चलते हुए होटल के लोन वाले जगह में आकर खड़ी हो जाती है और वहां पर लगे बड़े शीशे में खुद को दुल्हन के जोड़े में बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। अपने आप को दुल्हन बने देख उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और होठों पर मुस्कान, लेकिन ये मुस्कान उसके खुशी के नहीं थे बल्कि एक टूटे और निराश इंसान के थे। वो खुद में कहती है, हर लड़की का सपना होता है ये लाल जोड़े में खुद को देखने का, पर मेरी किस्मत देखो, मेरे ऊपर ये लाल जोड़े भी ऐसे लग रही है जैसे कि वो मेरा ही मजाक उड़ा रही है। ऐसी भी क्या कमी थी मुझ में जो समीर जी ने मेरा इतना बड़ा मजाक बना दिया। हाँ, मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, पर क्या सबको सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही दिखाई देती है, उसी का मायने होता है। अगर समीर जी को मैं पसंद ही नहीं थी तो क्यों उन्होंने मेरे दिल में अपने लिए प्यार को भरा, मैंने उन्हें दिल से स्वीकार किया था, पर किस्मत ने मुझे एक ऐसे इंसान के साथ 7 वचनों के बंधन में बांध दिया जिसके नजरों में ये शादी तो शादी है ही नहीं, फिर क्या होगा इस रिश्ते का। कितने खुश थे पापा मेरी शादी से, अब अगर उन्हें मेरी शादी की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि अपने पापा से ये बात बोल भी नहीं सकती हूँ। काश आज माँ आप मेरे साथ होती। मालती अपने आप से शीशे में ये सब बातें किए जा रही थी, तभी वहां पर पीछे से सानिया जी आ बोली, तुम मुझे अपनी तकलीफ बता सकती हो मालती। ये बात जैसे ही सानिया जी कहती है, मालती सुन झट से पीछे पलट जाती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं माँ, आप मेरी माँ नहीं बन सकती है। अगर ऐसा रहता तो शायद आप मेरे साथ ये सब करने से पहले एक बार जरूर सोचती कि सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगाना सही है। जब मालती ये बात कहती है तो सानिया झट से आगे बढ़ उसके हाथ को पकड़ पछतावे भरे आंखों से उसे देखते हुए कहती है, हाँ ये बात जरूर सच है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है, पर मालती ये बात सच नहीं है कि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा। अरे मैंने तो ये सोचकर ये कदम उठाया कि इससे मेरे बेटे की करी गई गलती की वजह से जो तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठता उससे तुम्हें बचा सकूं। पर क्या माँ आपके सोचे मुताबिक मेरी जिंदगी में सब सही हो गया। अगर आपने मुझे उस इल्जाम से बचाया तो क्या आपको नहीं लगता कि ये संजाने भरी 7 वचनों में बांधकर आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद ही किया है। केयर हॉस्पिटल अंदर समीर का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर दीवार के सहारे खड़े राज अपने और समीर की अच्छी अच्छी यादें याद कर रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हुए उससे बोले, अब आपके भाई खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप उनसे कुछ घंटों बाद मिल सकते हैं।
डॉक्टर की बात सुन राज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर को थैंक यू बोल उसके गले से लग जाता है। चूंकि रात का समय हो चुका था, इसीलिए उस वक्त राज ने समीर के साथ हुए हादसा वाली बात ना तो अपनी मॉम और ना ही पापा को कॉल कर बताया, बल्कि खुद ही हॉस्पिटल में रुक गया और एक मैसेज कर सानिया जी को कह दिया कि वो आज होटल नहीं आएगा। इधर मालती जब होटल के लॉन के तरफ गई थी तब सानिया जी उसके पीछे पीछे जा उससे बातें करने की कोशिश की और उसे समझाने की भी, पर मालती पर उनके किसी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मालती अपने पापा के बारे में सोचकर इस अग्निफेरों के बंधन को बेमन ही सही पर निभाने के लिए तैयार हो गई और वो सानिया जी से बोली, माँ, मैं ये तो कह भी नहीं सकती हूँ कि मैं इस अग्निफेरों की रिश्ते को नहीं मान सकती हूँ, भले मेरी मर्जी के खिलाफ ही ये रिश्ता क्यों ना जुड़ा हो। क्योंकि इस रिश्ते से मेरे पापा के जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जुड़ी थी और मैं चाहकर भी उनकी इस खुशी को उनके जिंदगी के गम में नहीं बदलने दूंगी। फिर मुझे इस रिश्ते में ही बंद कर जिंदगी भर क्यों ना रहना पड़ जाए। पर आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी शादी समीर जी से नहीं बल्कि राज से हुई है, ये बात मेरे पापा या फिर भाई को पता नहीं चलने देंगी आप। मालती जब सानिया जी से इस बात का वचन मांगती है कि उसकी शादी राज से हो गई है, ये बात उसके घर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए, तो 1 मिनट के लिए सानिया अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर वापस से बोलती है, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि मैंने जो गुनाह किया है तुम्हारी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर, उसके लिए भगवान कभी मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। पर मैं अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही हूँ और अगर मुझे तुम्हारी कुछ भी मदद करने का मौका मिलेगा तो मैं उसे अपनी गलती का हर्जाना समझूंगी और खुशी खुशी उसे स्वीकार भी करूंगी। तो फिर मैं आज तुम्हें ये वचन देती हूँ कि ये बात जब तक कि तुम खुद ना अपने पापा को बताना चाहो कि तुम्हारी शादी राज से हुई है, उन्हें पता नहीं चलने दूंगी मैं। पर हाँ, तुम्हें भी एक वचन मुझे आज देना पड़ेगा। वो क्या माँ? सानिया जी की बात मालती समझ नहीं पाती है, इसी वजह से वो थोड़ा आश्चर्य से ये बात पूछती है, जिस पर सानिया जी उससे कहती है, अब जबकि तुमने राज के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं और उसके हर कदम पर उसका साथ देने का वचन दी हो, तो क्या तुम इस वचनों का मान रखोगी? मुझे पता है कि जिस तरह से तुम दोनों इस वचनों के बंधन में बंध गए हो, उस हिसाब से तो तुम दोनों में से कोई भी इसे निभाने के बारे में नहीं सोच रहे होगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इस रिश्ते को मौका दो। मुझे पूरा यकीन है कि राज भी धीरे धीरे इस रिश्ते के सारे वचनों को जरूर निभाएगा। शनिया जी की बात मालती को अच्छी तो नहीं लगी, पर वो करती भी क्या। आखिर में वो अपने पापा को दुखी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इस बात को मान लेती है और वापस से सानिया के साथ होटल के कमरे में चली जाती है। मालती जिस कमरे में रात को रुकी थी वो कमरा पूरा फूलों से सजा हुआ था। दरअसल होटल वालों को पहले ही कहा गया था कि वो एक कमरा नए नए शादी के जोरों के हिसाब से सजाए। लेकिन जब मालती उस कमरे में रात में गई तो सारी सजावट को देखकर उसके आंखों से आंसू बह गए और वो रोते रोते सारी सजावट को अपने ही हाथों से तोड़ फेंकते हुए बेड पर बैठ गई और रोते रोते ही बेड पर सिकुड़ कर सो गई। अगली सुबह होटल, सानिया और राजीव जी उठ चुके थे, तभी सानिया राजीव जी से कहती है, राजीव जी, आज हम गांव जा रहे हैं और हमारे साथ मालती भी जा रही है, पर कल रात से ही राज घर आया ही नहीं है, सिर्फ मैसेज किया था कि वो रात में होटल नहीं आएगा, तो क्या सच में वो हमारे साथ गांव नहीं जाएगा? सानिया जी को इस बात का थोड़ा दुख था, इसीलिए वो राजीव जी से पूछी, लेकिन तभी राजीव बोले, आप इतना परेशान मत होइए सानिया जी, आपको तो अच्छे से पता है कि राज का गुस्सा सिर्फ कुछ ही घंटों का होता है। अब तक तो उसका गुस्सा शांत हो चुका होगा, वो कुछ देर में यहाँ आ जाएगा। हमें पूरा यकीन है इस बात का, लेकिन हमें दुख सिर्फ एक ही बात की है कि हमारा बड़ा बेटा समीर, जिस पर हम इतना नाज करते थे, उसी ने हम सब के साथ ऐसा किया। राजीव की बात सुन सानिया भी बहुत दुखी हो गई, तभी मालती दूसरे कमरे से निकलते हुए उनके कमरे के बाहर आ खड़ी हो जाती है और दोनों के पैर छू आशीर्वाद लेते हुए कहती है, पापा जी, हम कब निकल रहे हैं गांव के लिए? मालती के पूछने पर सानिया जी कहती है, वो मालती बेटा, दरअसल सानिया अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी वो सभी एकाएक सामने देखने लग गए जब राज ने मॉम बोला। जैसे ही सबकी नजर राज पर जाती है, सानिया झट से दौड़ती हुई उसके पास जा उसके लिए परेशान होते हुए पूछने लगती है, बेटा तू ठीक तो है ना? तू कल रात क्यों नहीं आया? मैं जानती हूँ कि जो हमारी वजह से तुम्हें करना पड़ा है वो सब तुम्हारी मर्जी नहीं थी, पर उसके लिए इस तरह रात भर गायब रहना सही है क्या? मॉम प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मुझे यूं झूठा प्यार मत ही दिखाइए, अगर इतना ही प्यार आप मुझसे करती तो मेरे जिंदगी में इसे जबरदस्ती शामिल नहीं कर देती।
ये बात राज मालती के तरफ तिरछी निगाहें किए उसे देखते हुए बोला। लेकिन मालती राज के टोंट को सुनने के बाद भी उसके किसी बातों का कोई जवाब नहीं देती है, बस चुपचाप नजरें एकटक उसके तरफ किए देखे जा रही थी। खैर मॉम, इस वक्त मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करने यहाँ पर आया हूँ, बल्कि मेरे साथ भाई भी आए हैं। जैसे ही राज के मुंह से भाई शब्द निकलता है, सानिया जी एकदम से हड़बड़ा गई और राजीव जी भी अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। लेकिन ये बात सुन सबसे ज्यादा अगर किसी को हैरानी होती है तो वो थी वहां खड़ी मालती। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं जब वो समीर के आने की बात सुनती है। आखिर में वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी, पर हुआ कुछ और ही। राज, तू क्या सच बोल रहा है? समीर? समीर कहाँ मिला तुझे? वो है कहाँ? तुम्हारे साथ तो दिखाई नहीं दे रहा है। सानिया जी एकदम समीर से मिलने के लिए हड़बड़ाए जा रही थी, तभी राजीव जी एकाएक गुस्से भरे लहजे में बोल पड़े। खबरदार राज, अगर तूने समीर को मेरे सामने लाया भी तो अगर वो काया ये सोचता है कि वो इतना सब कुछ करने के बाद वापस से हमारा प्यार पा लेगा तो बिल्कुल गलत सोचता है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने आने की? तू जाकर उससे कह दे कि कोई जरूरत नहीं है उसे वापस यहाँ पर आने की, अपने शादी वाले दिन जहाँ पर गया था फिर से वहीं चला जाए। राजीव जी अभी और कुछ बोलते, राज से अपने भाई के बारे में इतना बुरा सुना नहीं गया और इसीलिए वो भी गुस्से में बोल पड़ा। भाई ने कोई भी गलती नहीं करी है, समझे आप पापा? राज की आवाज में करवाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जिसे सुनकर राजीव जी एकदम स्तब्ध रह गए। होटल के कमरे के बाहर इस तरह से राज अपने पापा का इंसल्ट कर रहा था, ये बात मालती को सही नहीं लगी, इसीलिए वो अपने दुख को थोड़ी देर के लिए भुलाकर बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। राज, अगर आपको कोई भी बात करनी ही है पापा जी से तो आप कमरे के अंदर जाकर भी वो बात कर सकते हैं, ऐसे कमरे के बाहर उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? सभी लोग इधर ही देख रहे हैं। मालती तो बस बात को संभलाते हुए ये बात कहीं पर राज को उसके एक एक शब्द सुन और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसके तरफ बढ़ उसके चेहरे को घूरते हुए बोला। मिस्टर राजीव और मिसेस सानिया खुराना मेरे मॉम और पापा है। किसके? राज खुराना के। तो मैं चाहूँ उनसे प्यार से बात करने का या फिर गुस्से से हमारे बीच में बोलने वाली तुम कौन होती हो? ये बात कभी भी मत भूलना कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब बस एक छलावा है और कुछ नहीं, तो आगे से मेरे किसी भी बातों में अगर तुमने बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी तुम? राज जिस तरह से मालती के साथ रूडली बिहेव कर रहा था ये देख राजीव जी उसके बाह को पकड़ पीछे से जोर से खींचते हुए उसे दूर धकेल बोले। खबरदार, जो तूने आगे से मालती से इस तरह का बर्ताव किया, उसने ऐसा क्या बोल दिया जो तू उसे ये सब बोलने लगा? एक तो समीर ने पहले ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी अब तू इसके साथ ऐसे पेश आ रहा है। इतना समझ ले राज, जिस तरह हम तेरे माँ बाप है अब से ठीक उसी तरह मालती के भी माँ बाप है, और अगर तूने उसके साथ आगे से बुरा बर्ताव किया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज राजीव जी, इस वक्त आप थोड़ा शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। पहले एक बार हम राज की पूरी बात तो सुन लेते हैं ना, फिर आपको जो करना होगा आप वो कीजिएगा। शनिया राजीव जी को शांत करते हुए बोली और फिर राज के तरफ देख उससे थोड़ा नाराज की आवाज में ही पूछी। बोल राज, क्या कहना चाहता है तू और कहाँ है समीर? वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? सानिया जी के पूछने पर राज उनके तरफ थोड़ी देर बिना कुछ बोले देखता है और फिर वहां से जल्दी से बाहर की ओर निकल जाता है। उसके इस तरह से बाहर निकलने पर सभी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, तभी अचानक से सामने से राज अपने कंधे के सहारे समीर को लादे हुए उनके तरफ बढ़ने लगता है। एक तरफ समीर और दूसरी तरफ हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय, दोनों के सहारे समीर किसी तरह चले जा रहा था। उसके माथे पर बहुत सारा पट्टी बंधा हुआ था, हाथों में जगह जगह पर पट्टी की हुई थी, कई जगहों पर जख्मों के निशान भी दिख रहे थे। समीर को इस हालत में देख सानिया जी के तो होश ही उड़ गए और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अग्निफेरा। और हाँ दोस्तों, हम आप सभी के लिए अच्छी अच्छी रोमांटिक स्टोरी लेकर इसी तरह आते रहेंगे, पर उससे पहले आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।